टीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइन के साथ। देश भर के किसानों को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से भी किया संवाद। उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त है नई किस्में। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से किया इनकार। बुच और उनके पति पर अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड में हिस्से का लगाया था आरोप। अडानी ग्रुप ने भी इन आरोपों को सिरे से किया खारिज। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया देश में आर्थिक अराजकता पैदा करने का आरोप। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन। अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत कई देशों में प्रदर्शन। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन जारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, आरक्षण का श्रेय नेहरू जी और गांधी जी के बजाय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जैश के आतंकियों का समूह फंसा। अनंतनाग में सेना ने आतंकियों के खिलाफ तेज किया अभियान। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का रेडी फ्रांस में रंगारंग आयोजन के साथ आज होगा समापन। भारत ने 6 पदक जीत कर की अपने अभियान की समाप्ति। समापन समारोह में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम ने इनके बीज जारी किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। इन नई फसल किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि ये उनके खर्च को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की और रेखांकित किया कि लोग कैसे पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की। पीएम ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कैसे जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग और मांग बढ़ रही है। पीएम से संवाद के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। किसानों ने जागरूकता पैदा करने में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। पीएम ने जो फसलें जारी की वो उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं। पीएम ने जो बीज जारी किए उनमें खेती की फसलों से जुड़े मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना और कपास आदि, जबकि बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में शामिल हैं। दिल्ली के पूसा में पीएम मोदी ने फसलों की ऐसी 109 किस्मों को लॉन्च किया। बदलते मौसम की मार से किसानों को बचाकर उनकी आय में कैसे वृद्धि हुई, इसके लिए मोदी सरकार का जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलों पर है। इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंह से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कितना बड़ा लैंडमार्क रहेगा, खास तौर से अगर हम एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो? मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वो किसानों के बीच खेत में आए। अक्सर कई बार कार्यक्रम करते हैं तो बड़े हाल में या पंडाल लगा के कर लेते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम विज्ञान से सीधे लैब से कैसे लैंड तक लाभ पहुंचे किसान तक, उसका एक उत्तम उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है। जहां हमारे किसान भाई बहन इकट्ठा थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, प्रधानमंत्री जी थे और आपस में चर्चा हुई किसानों की। प्रधानमंत्री जी से ही वैज्ञानिकों की चर्चा हुई, फिर किसानों की वैज्ञानिकों की और किसानों की प्रधानमंत्री जी की बातचीत हुई। ये प्रधानमंत्री जी ने समय देकर जो सवाल थे किसानों के मन में और जो शोध किया था वैज्ञानिकों ने, उसको सीधे किसानों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री जी ने हमको एक लक्ष्य दिया था
कि क्लाइमेट चेंज के कारण अलग अलग फसलों की नई प्रजातियों की जरूरत है, चाहे वो अनाजों की हो, श्रीअन्न हो, गेहूं हो, धान हो, दालें हो, चाहे वो गन्ना जैसी फसल हो और चाहे वो बागवानी की फसलें हो, मसाले हो। प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि 100 दिन के अंदर ऐसी वैरायटी अलग अलग हम डेवलप करें जो जलवायु के अनुकूल हो, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो और जो पोषण से भरपूर हो और जिनको पैदा करके किसानों की आमदनी बढ़े। प्रधानमंत्री का संकल्प है किसानों की आमदनी बढ़ाना, सुखी और समृद्ध किसान, यह उनका संकल्प है और इसको पूरा करने के लिए वे प्रतिबद्ध है। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कृषि मंत्री के रूप में कि हमारे कृषि अनुसंधान परिषद ने 65 अलग अलग फसलों की 109 प्रजातियां, उनके नए बीज तैयार किए जिनको प्रधानमंत्री जी ने आज रिलीज किया। इन बीजों का लाभ हमारे किसानों को मिलेगा और खुशी इस बात की है कि किसान जिसको फसल पैदा करना है और वैज्ञानिक जिसने रिसर्च किया है और प्रधानमंत्री जी, आज इन तीनों का यहाँ संवाद हुआ। तो आपने सुना कृषि मंत्री को भारत को फूड बास्केट बनाना है, किसानों की आय बढ़ानी है और मेरी और आपकी तरह जो लोग इसको सुन रहे हैं उनको अच्छा पोषण मिले, इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बैरिस्टू, डीडी न्यूज, पूसा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएन हेडक्वार्टर से लेकर फिनलैंड समेत कई देशों में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। चटगांव में तख्ता पलट के बाद अपने खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने विशाल रैली निकाली। हिंदुओं ने देश के नागरिकों के रूप में सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आईं। चटगांव के ऐतिहासिक चिरगी पहाड़ चौराहे पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो उत्पात हो रहा है उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद फॉलन ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और इनकी निंदा की। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर उनसे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने में बांग्लादेशी सरकार की सहायता करने का भी आग्रह किया। कृष्णमूर्ति ने ब्लिंकन से अनुरोध किया कि वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात करें और हिंसा को समाप्त करें तथा अपराधियों को न्याय के दायरे में लाएं। और अब आपको दिखाते हैं ब्रिटेन में जारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ ब्रिटेन में भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। हिंदुओं के उत्पीड़न पर वैश्विक मीडिया द्वारा ध्यान न देने पर हिंदू, यहूदी और ईसाइयों ने लंदन में BBC मुख्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कनाडा के हिंदू टोरंटो में एक साथ नजर आए। फिनलैंड में हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ बताया है। शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा, जो उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाता।
उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों से कट्टरपंथियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। एक अंग्रेजी दैनिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भिजवाए एक संदेश में हसीना ने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे शवों का जुलूस ना देखना पड़े। उन्होंने कहा कि वो सत्ता में बनी रह सकती थी अगर सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका के सामने समर्पित कर दी गई होती और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी गई होती। उन्होंने कहा कि हिंसा का समाचार पाकर मेरा दिल रो रहा है। मेरी पार्टी आवामी लीग के कई नेता मारे गए, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। मैं जल्द वापस लौटूंगी। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए कल अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि अगर इस अवधि के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आईएमए ने निष्पक्ष समयबद्ध जांच की मांग की और साथ ही कार्यस्थल पर चिकित्सकों खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने के साथ ही अपराध को बढ़ावा देने वाली स्थितियों की विस्तृत जांच करने को कहा। हिमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए मृतक के माता पिता को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ये बहुत ही दुखद है और संवेदनशील मामला है। इसमें फार्मा डॉक्टर्स एसोसिएशन की 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि इस पूरे जो मामला है, जो वाकया है, उसकी एक सीबीआई इंक्वायरी हो। ये जो डॉक्टर थी वो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, चेस्ट मेडिसिन विभाग में थी। दूसरी डिमांड ये है कि जो मृतक के माता पिता हैं, उनके परिवार हैं, उनको बतौर कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये ऑन ड्यूटी सर्विस डॉक्टर्स जो कि एक गवर्नमेंट सर्विस प्रदान कर रहा था, उसके साथ ये दुखद घटना हुई है। तीसरा मामला हमारा ये है कि जो वहाँ पर प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। 36 घंटे यदि आप किसी महिला डॉक्टर को ड्यूटी पे लगा रहे हो तो वो कहाँ रहेगी। और कोलकाता में नर्सों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। नर्सों के विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इधर दूसरे विपक्षी दलों ने वारदात के विरोध में पश्चिम बंगाल में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। डीसीपी अभिषेक ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है। जब यहाँ पे स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे आरजी मेडिकल कॉलेज के, तब कुछ लोगों ने देखा बाहर के लोग आए हैं, वो लोग का प्रोटेस्ट किए कि बाहर के लोग क्यों आएंगे यहाँ पे, वो स्टूडेंट नहीं थे। तो उनके साथ उन लोग का झगड़ा हुआ, उन लोग के साथ उनका धक्का धक्की होना शुरू हुआ। तब जाके पुलिस देखा कि पुलिस इंटरवीन किया उसमें। पुलिस इंटरवीन करने के साथ में ही जो बाहर से लोग आए थे वो लोग पुलिस के ऊपर मारपीट करने लगे, पुलिस के ऊपर चप्पल फेंका। तो उस टाइम पे पुलिस ने रिस्ट्रेंट होके, खूब मतलब फोर्स का यूज नहीं किया, पुलिस ने रिस्ट्रेंट होके इस चीज को संभाला। और उस बीच में पुलिस के 1-2 लोगों ने धक्का मुक्की किया, उसमें उन लोगों को इंजरी भी हुआ पुलिस के लोग को। लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, आप चले जाइए यहाँ पे। लेकिन इसको लेके स्टूडेंट जो था वो एकदम इस चीज को मतलब प्रोटेस्ट को, बाहर से जो लोग आ रहा है उसको मानने को तैयार नहीं था कि बाहर के लोग आके यहाँ पे कुछ झमेला करना चाहते हैं, प्रोवोक करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग उसका प्रोटेस्ट किए। उसी चीज में पुलिस ने इंटरवीन किया इसमें। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक चिट्ठी जारी कर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 12 अगस्त को अस्पतालों में देशव्यापी वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर जंगल में आज तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद से पुलिस ने नौनट्टा, नागेनी प्यास और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद कुछ देर के लिए गोलीबारी हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद उस इलाके में अतिरिक्त बल भेजे गए हैं और आतंकवादियों की तलाशी के लिए अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के द्वारा जारी बयान के मुताबिक खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है।
शनिवार को अनंतनाग के एहलान गागरमांडू इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 सैनिक शहीद होने पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अनंतनाग में एक आतंकवाद विरोधी अभियान में हमारे बहादुर और निडर भारतीय सेना के जवानों की मौत पर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग की टीम ही चुनाव के तारीखों की घोषणा करेगी। वे उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहाँ आई थी। पॉलिटिकल पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से, सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके वापस गए। चुनाव की तिथि क्या होगी, मुझे लगता है कि ये चुनाव अधिकार चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। और जैसा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, उसी सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी पुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय यानी ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक नहीं होगी और उन दस्तावेज की भी जांच की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया। माधवी बुच की सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी समूह ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर उसे नकार दिया है। अपने आधिकारिक बयान में अडानी समूह ने कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नवीनतम आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और जोड़ तोड़ वाला चयन है, जो तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत मुनाफा कमाने के लिए पूर्व निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए है। हम अडानी समूह के खिलाफ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। बदनाम करने के मकसद से बार बार लगाए जा रहे भ्रामक आरोप हैं, जिनकी गहन जांच की जा चुकी है, जो निराधार साबित हुए हैं और जिन्हें जनवरी 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है। ये दोहराया जाता है कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रकट किए जाते हैं। इसके अलावा अनिल आहूजा अडानी पावर 2007 से 2008 में टीआई निवेश कोष के नामित निदेशक थे और बाद में 2017 तक अडानी एंटरप्राइजेस के निदेशक थे। हमारी प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किए गए इस प्रयास में उल्लेखित व्यक्तियों या मामलों के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। हम पारदर्शिता और सभी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। भारतीय प्रतिभूति कानूनों के कई उल्लंघनों के लिए जांच के घेरे में आए एक बदनाम शॉर्ट सेलर के लिए हिंडनबर्ग के आरोप भारतीय कानूनों के प्रति पूर्ण अवमानना रखने वाली एक हताश संस्था द्वारा फेंके गए भ्रामक बयानों से अधिक कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने देश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है तो एक विदेशी रिपोर्ट जारी हो जाती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में आई थी। वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी।
जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष के विदेश से ऐसे संबंध हैं कि वे भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है? भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हिंडनबर्ग का हिट जॉब और कांग्रेस का बयान एक साथ सामने आया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिंडनबर्ग के किसी सहयोगी ने रिपोर्ट के साथ कांग्रेस के लिए इसका मसौदा तैयार किया था, लेकिन रिलीज के समय निर्देश देना भूल गए। हिंडनबर्ग ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर भारत में मार्केट रेगुलेटर सेबी पर निशाना साधा है और इसकी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति पर अडानी ग्रुप के साथ कनेक्शन का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमूडा और मॉरिशस के फंड में हिस्सेदारी ली, जो कि टैक्स हेवन देश हैं, और इन्हीं दो फंडों का यूज गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने भी किया था। और हिंडनबर्ग मामले की क्रोनोलॉजी अगर देखें तो 9 जनवरी अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 19.41 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। मार्केट कैप 18.19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। ये रिपोर्ट ग्रुप के अडानी एफपीओ लाने के कुछ दिन पहले ही आई। 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का $2.45 बिलियन एफपीओ खुला। इस तारीख तक मार्केट कैप घटकर 14.97 लाख करोड़ रुपए रह गया था। 28 जनवरी को एफपीओ प्लान्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। मार्केट कैप 13.60 लाख करोड़ रुपए रह गया। 29 जनवरी की बात करें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप ने 413 पेजों का जवाब जारी किया। 31 जनवरी को भारत का सबसे बड़ा एफपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब किया गया। ग्रुप का मार्केट कैप 11.73 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। 1 फरवरी को नैतिक आधार पर अडानी ग्रुप ने फुल सब्सक्रिप्शन के बावजूद एफपीओ वापस ले लिया और ग्रुप का मार्केट कैप 10.39 लाख करोड़ रुपए ही बचा। 2 फरवरी को चेयरमैन गौतम अडानी ने साफ कहा कि कंपनी के ऑपरेशंस में कोई असर नहीं पड़ा है। इस बीच मार्केट कैप और नीचे गिरा, ये 10.06 लाख करोड़ रुपए रह गया। 13 फरवरी को ग्रुप ने कहा कि बिजनेस प्लान की पूरी फंडिंग है। मार्केट कैप और नीचे जाकर 9 लाख करोड़ रुपए से नीचे 8.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2 मार्च को ग्रुप का मार्केट कैप 8.51 लाख करोड़ रुपए रह गया। मतलब 39 दिन में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। इसी दिन जीक्यूएस ने $1.87 बिलियन में 8.2 मिलियन शेयर्स खरीदने का ऐलान किया। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। 27 मार्च को 3 अडानी सब्सिडियरीज पर DRI की याचिकाएं खारिज हुई थी। तब तक मार्केट कैप बढ़कर 9.37 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। 29 अप्रैल को
सेबी ने जांच पूरी करने के लिए वक्त मांगा। मार्केट कैप 9.86 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। 2 मई को याचिकाकर्ताओं ने सेबी को जांच के लिए ज्यादा वक्त देने का विरोध किया। ग्रुप का मार्केट कैप 9.94 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। मई का तीसरा हफ्ता ग्रुप ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस फिर से बनाने के लिए कदम उठाए। इसी दौरान फॉरेन एंटिटीज ने शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा बनाया और ग्रुप का मार्केट कैप 8.98 लाख करोड़ रुपए रह गया। 14 अगस्त को सेबी ने जांच के लिए और वक्त मांगा। मार्केट कैप घटकर 8.61 लाख करोड़ रुपए रह गया। इसके बाद ग्रुप ने रिकवरी शुरू की। 31 अगस्त को OCCRP रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाए गए। 2 सितंबर को अडानी ग्रुप ने OCCRP के आरोपों को खारिज किया। मार्केट कैप तब तक 10.60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। 11 सितंबर को याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सेबी DRI जांच की जानकारियों को छुपाया। मार्केट कैप 11.47 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई गई, जिसमें हितों के टकराव का तर्क दिया गया। मार्केट कैप में गिरावट आई, ये 11.03 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। 9 अक्टूबर को फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा लगाए गए आरोपों को अडानी ग्रुप ने नकारा। मार्केट कैप घटकर 10.79 लाख करोड़ रुपए रह गया। 24 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और अपना फैसला रिजर्व किया। तब ग्रुप का मार्केट कैप 10.24 लाख करोड़ रुपए था। 5 दिसंबर को अमेरिकी सरकार ने कहा कि हिंडनबर्ग के आरोप अप्रासंगिक हैं। तब तक कंपनी में इन्वेस्टर्स का भरोसा तेजी से दोबारा बनना शुरू हो गया था। मार्केट कैप 13.85 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। 26 दिसंबर को अडानी प्रमोटर्स ने अडानी ग्रीन में 9,350 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया। मार्केट कैप 14.11 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इंट्राडे हाई में ग्रुप का 15.62 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया। कुल 1.18 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टर्स वेल्थ बढ़ गई। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। बीएसपी यूपी में होने वाले सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। उन्होंने इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। बिहार के गोपालगंज से दुनिया के दूसरे सबसे महंगे रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम को बरामद किया गया है। कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है। बरामद पदार्थ की कीमत बाजार में करीब 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है। संदिग्ध कैलिफोर्नियम की जांच के लिए मुंबई से भाभा अनुसंधान केंद्र की 3 सदस्यीय टीम गोपालगंज पहुंची है। कुचायकोट पुलिस ने कैलिफोर्नियम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के तमकुहीराज से छोटेलाल, गोपालगंज के चंदन राम और चंदन कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है। बरामद कैलिफोर्नियम पदार्थ का वजन 50 ग्राम है। 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत करीब 17 करोड़ रुपए होती है। बरामद कैलिफोर्नियम पदार्थ का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर पावर के उत्पादन और साथ ही कई गंभीर बीमारी जैसे ब्रेन कैंसर को ठीक करने में किया जाता है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।